क्या हाल आप लोग का? बढ़िया चल रहा है। हाँ, मैं भी मस्त। उसको पीछे क्लोज कर। तो यहीं से रामनवमी होता है क्या? कम था। हाँ, अब ठीक है। चलो, तो आज एक हमारा सेशन है छोटा सा। अब आप लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए होंगे, राइट? जैसे आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा होगा। अभी क्या क्या हो गया आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या हो गया है? संविधान का निर्माण है ना? ठीक है। प्रस्तावना। ठीक है। तो अब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि कैसे आंसर्स को लिखना है। ठीक है? क्योंकि देखो, आंसर को लिखना एक ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी किसी भी तरीके से हैफाजार्ड वे में आंसर्स नहीं लिखा जाता। आंसर्स को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, मेथड होता है। और उस मेथड को जब अपन फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आंसर्स लिखना बड़ा आसान हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि आंसर राइटिंग को हम लोग ऐसा समझते हैं कि सब कुछ पढ़ा और उसके बाद जैसे मन किया उसमें से जो जो पॉइंट जहां जहां रैंडमली याद आ रहा है, ध्यान आ रहा है, उसको अपन क्या करते लिखते हैं। ऐसा होता नहीं। एक साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक तरीका है ना? एक मेथडोलॉजी है। क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तो दूसरे एग्जाम से सिविल सर्विसेज में डिफरेंट क्या है? दूसरे एग्जाम में भी प्रीलिम्स जैसा पेपर होता है, यहाँ भी प्रीलिम्स जैसा पेपर, वन लाइनर जिसको कहते हैं, आता है या तो नहीं आता। इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंट है मेंस, है ना? इसमें जो सिविल सर्विसेज में जो डिफरेंट है पहले दूसरे एग्जाम से, वो क्या है? मेंस। यानी कि मेंस यानी कि उसका आंसर राइटिंग की आंसर कैसे लिखा जाए। देखो, प्रीलिम्स में क्या है कि जैसे आपसे पूछा गया कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द बाद में जोड़े गए हैं। ठीक है? आइदर यू नो और यू डोंट नो, या तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा। इट्स लाइक ए डिजिटल सिस्टम कि अगर पता है तो सही है और नहीं पता है तो गलत है। लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होता है। मेंस में आपने जो लिखा है वो भी सही है, आपने जो लिखा है वो भी सही है, आपने जो लिखा है वो भी सही है ना? लेकिन उस सही में कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा रेलेवेंट है, कौन ज्यादा टू द पॉइंट है, ये आपके दिमाग में स्टार्टिंग से होना चाहिए। ठीक है? स्टार्टिंग से आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे लिखें सो दैट कि आंसर्स का डिमांड जो है ना वो क्या हो, फुलफिल हो। ठीक है? दैट्स वाई आज का एक सेशन है क्वेश्चन को समझने के लिए, आंसर को समझने के लिए। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, माइंड सेटअप कर लेना, माइंड मेकअप कर लेना कि पूरे प्रिपरेशन में जो सबसे आसान काम है वो ये है आंसर राइटिंग करना। पूरे प्रिपरेशन का सबसे आसान काम है। लगता सबसे टफ काम है लेकिन ये सबसे आसान काम है। क्योंकि प्रीलिम्स में क्या है कि मैंने क्या बोला कि या तो आपको पता है या नहीं पता है। मेंस में ऐसा नहीं है। ठीक है? आपने कुछ एक स्ट्रक्चर बना लिया। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बताते हैं। लाइक मान लो आप लोग को कि कोई क्वेश्चन है, लाइक हेल्थ का क्वेश्चन है या एजुकेशन का क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है? अब उस क्वेश्चन में एक पॉइंट सोचना कि अगर उसकी प्रॉब्लम्स को लिखना हो, समस्या को लिखना हो, तो सरकार की जो नीति है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सरकार की नीति, आप उस नीति के बारे में अगर लिखो कि सरकार की नीति या तो बेहतर नहीं है, नीतियों में कमी है, इस या फिर जो नीति का क्रियान्वयन है वो सही से नहीं हो रहा है और उसमें क्या है, भ्रष्टाचार है ना? और भ्रष्टाचार तो सब जगह है, सबको पता होगा, यत्र तत्र सर्वत्र है भ्रष्टाचार, है ना जी? हर जगह पे भ्रष्टाचार है।
तो ये जो पॉइंट है, आपने सोचा कि नीति का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से नहीं होना या नीति का सही तरीके से लागू नहीं होना, आप किसी भी क्वेश्चन में लिख सकते हैं। जीएस के लिए क्या चाहिए होता है, ये प्रीलिम्स के लिए क्या चाहिए होता है, आपको पता है तो सही है, नहीं पता है तो गलत है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपने कुछ पॉइंट्स बना लिए और उन पॉइंट्स को बना के आप किसी भी क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, कोट कर सकते हो। दैट्स वाई आज का सेशन है समझने के लिए कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है ना, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है और कंक्लूजन पार्ट कैसे लिखना है। बिफोर हम लोग ये सेशन को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ कि एक आंसर के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, है ना, 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट है? फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, जिसको परिचय कहते हैं, बॉडी पार्ट है ना, जिसको मुख्य भाग कहते हैं, एंड कंक्लूजन दैट इज निष्कर्ष। ये 3 भाग होते हैं और तीनों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है, तीनों का मोटिव अलग अलग होता है, तीनों का थॉट अलग अलग होता है। लेकिन पहले के समय में क्या था कि क्वेश्चन का जो डिमांड है, उस डिमांड को आपने फुलफिल कर लिया, दैट्स इट, आपका काम हो गया। आज के समय में चीजें बदल गई हैं। अगर 64th बीपीएससी, 65 बीपीएससी, 66 बीपीएससी को भी देखें, 67th बीपीएससी तक, जिसने पूरे क्वेश्चंस को लिख दिया, सारे क्वेश्चंस लिख दिया, उसका सिलेक्शन हो जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब सारे क्वेश्चंस सब लिखते हैं, है ना, अब सारे क्वेश्चन सब लिखते हैं। 68 और 69 बीपीएससी में देखे तो लगभग सारे स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन लिखा, लेकिन उसमें जिसने बेहतर लिखा उसका नंबर ज्यादा आया। तो अब एक नया कंपोनेंट इसमें जुड़ गया अपने आंसर राइटिंग में, और वो नया कंपोनेंट है कि आंसर के डिमांड को समझना, ठीक है, आंसर के थॉट्स को समझना, उसके अंदर केस स्टडी लगाना, उसके अंदर आपको डिफरेंट आर्टिकल्स को जोड़ना, ये बहुत सारे नए नए इनरिचमेंट पॉइंट अब जुड़ गए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता था, बोलो, क्वेश्चन और उसका आंसर लिखना होता था। बट आपको पता है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे चीज़ें भी बदलती जा रही हैं। हम लोग मैं जब मेंस लिख रहा था, इंटरव्यू दे यार मैंने यूपीएससी का, मैंने 2013, 14, 15 और 16 में 4 कंटिन्यूस ईयर्स में मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिए हैं। उस समय भी इतना चीजें नहीं थी, यूपीएससी में भी इतनी चीजें नहीं थी कि आपको क्या करना होगा, हर एक क्वेश्चन के अंदर केस स्टडी, हर एक क्वेश्चन के अंदर उसके मॉडल्स एंड थ्योरीज को लिखना होता था। अब उस समय ऐसा नहीं था, अब ऐसा है कि बस आपको लिखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आज का सेशन इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड है, एंड आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी कि क्या क्या हमें आगे करना है। दैट्स वाई आज का एक सेशन मैंने रखा क्या कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे, ठीक है, लर्न द आर्ट एंड द साइंस ऑफ आंसर राइटिंग, ठीक है, आर्ट एंड साइंस, ठीक है, 2 बातें हैं। आंसर राइटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, ठीक है। कला क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंटेशन आपको बेहतर करना पड़ेगा, है ना, प्रेजेंटेशन बेहतर करना पड़ेगा। जैसे आपको कई सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे, आपको इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आपको मान लो कि आपको कोई क्वेश्चन है जो कि वाटर रिसोर्स से रिलेटेड है, जल संसाधन से, कि भारत में जल संसाधन लगातार क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये और बढ़ते जा रहा है क्या? बाहर से आवाज, आज दिन हमने गलत चुन लिया क्या हम लोगों ने? कोई नहीं, ठीक है, करते हैं, जब पढ़ते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर और किसी दिन एक और सेशन रखेंगे, ठीक है। तो क्या मैंने बोला कि दिस इज आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आर्ट क्यों है सो समझो, और साइंस क्यों है सो समझते हैं। आर्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको अपने आंसर्स के अंदर क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, है ना। जैसे भारत की साक्षरता दर को बताना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बताते हैं कि हाँ भारत में, बिहार में इतना साक्षरता, और जगह इतना साक्षरता, इतना साक्षरता। इसको कैसे हम लोग आंसर्स में लिख सकते हैं? एक भारत का मैप बनाए, और ये आज के बाद आप लोग इंडिया का मैप विदिन 10 सेकेंड्स बनाना सीख लो, कि 10 सेकेंड के अंदर क्या कर रही है। मैं अब ये कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही, ऐसा वाला कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, मैं तो कहानी काम का ही बात बता रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुने। पहले सीरियल आता था ना, वैसा सीरियल तो नहीं सुना रहा हूँ मैं, तो काम का ही बात सुना रहा हूँ। तो आपको आज क्या करना है, पहला वर्क आज सभी को करना है कि इंडिया का मैप बनाना सीखना है, ठीक है। और ये मैप 5 मिनट 1 मिनट में नहीं, 10 सेकेंड्स के अंदर इंडिया का मैप बनाना है। जैसे इंडिया का मैप हमें बनाना होगा तो हम ऐसे इंडिया का मैप बनाएंगे, ऐसे करेंगे, और कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छा मैप बने,
एक सिंपल सा मैप भी बन जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। एक इंडिया का मैप बनाना है और 10 सेकेंड्स के अंदर, आज से प्रैक्टिस करना है, 10 सेकेंड्स के अंदर इंडिया का मैप बनाने का। कोई बहुत अच्छा मैप नहीं बनाना है, सिंपल मैप बनाना है, ठीक है, जो कि लग जाए कि हाँ इंडिया है। ऐसा नहीं कि इसका कहीं और कर देना और दूसरा कहीं और कर देना। और जो भी चीजें हों, जैसे मैंने बोला कि भारत का, अब बिहार में जो है साक्षरता दर कम है और महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, बिहार को यहाँ लोकेट करेंगे, महाराष्ट्र को यहाँ लोकेट करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे साक्षरता दर और यहाँ पर लिखेंगे साक्षरता दर। बात समझ में आ रहा है? तो अब चीजों को कहाँ पे लिखना है, मैप पे लिखना है। अब चीजों को कहां पे लिखना है, मैप पे लिखना है। जो फैक्ट लिखना है कहां पे लिखना है, मैप पे लिखना है। दैट्स वाई मैंने क्या बोला, इट इज ए आर्ट। ठीक है, ये क्या है बोलो, आर्ट है। जैसे कुछ और बनाना है, लाइक मान लो कि कोई किसी भी चीज के बारे में बनाना है, मान लो अवसंरचना के बारे में, अवसंरचना के बारे में कुछ लिखना है, ठीक है, कोई अवसंरचना के बारे में लिखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो अवसंरचना का मतलब क्या होता है, जैसे रोड अवसंरचना हो गया। अवसंरचना समझते हो ना, रोड क्या है, एक तरह का अवसंरचना है। पुल क्या है, एक तरह का अवसंरचना है ना। उसी तरीके से आपके पास स्कूल्स क्या है, अवसंरचना है। हॉस्पिटल्स क्या है, अवसंरचना है। तो अवसंरचना बनाना हो, मान लो कि अवसंरचना का मैप बनाना हो, तो आप क्या लिखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, जैसे यहां पर एक सामाजिक अवसंरचना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक अवसंरचना, ठीक है। दूसरा क्या होता है, भौतिक अवसंरचना, रोड, है ना। और क्या हो सकता है, डिजिटल, डिजिटल अवसंरचना। तो अवसंरचना को भी हम कई पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, सोचना है। जैसे आपने अभी मान लो कि प्रियम्बल पढ़ा है, ठीक है, या मान लो कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा कि हमने क्या किया है कि विभिन्न देशों से, विभिन्न स्रोतों से हमने क्या किया है, संविधान को बनाया है, विभिन्न स्रोतों से उसे क्या किया, ग्रहण किया है। तो विभिन्न स्रोत, जहां जहां एक वर्ल्ड का मैप बना लो और जहां जहां से हमने क्या किया है, संविधान को लिया, उस मैप को क्या कर सकते हो, वहां पे लोकेट कर सकते हो। जैसे आयरलैंड के संविधान से कुछ लिया हमने, है ना, रशिया के संविधान से कुछ लिया, यूएसएसआर के संविधान से कुछ लिया, तो वो मैप लोकेट करके उसको क्या कर सकते हो, इंडिया के मैप पे दिखा सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोले थे, बताना होगा तो बताएंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब मैंने क्या बोला कि आर्ट भी है और साइंस भी है। तो साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें आपको साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का जरूरत होता है। साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो इस इंट्रोडक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इंट्रोडक्शन को हम लोग लिखेंगे पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। जब बॉडी पार्ट को लिखेंगे तो बॉडी पार्ट को हम लोग कोशिश करेंगे किस फॉर्म में लिखने का, पॉइंट फॉर्म। बॉडी पार्ट को कैसे लिखने का कोशिश करेंगे, पॉइंट फॉर्म। कंक्लूजन जब लिखेंगे, निष्कर्ष जब लिखेंगे, तो कोशिश करेंगे इसको फिर से पैराग्राफ फॉर्म में लिखने। बात समझ में आ रहा है, इसको फिर से कैसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, पैराग्राफ। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम लोग एक आंसर लिखते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजों को बनाना होता है, मैप वगैरह, दैट्स व्हाई इट इज आर्ट। एंड इसके लिखने का एक मेथडोलॉजी होता है, एक तरीका होता है, दैट्स व्हाई इट इज ए साइंस। तो आज का जो हमारा सेशन है, दैट इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ ए आंसर राइटिंग, आर्ट एंड साइंस ऑफ ए आंसर राइटिंग, ठीक है। तो अब एक गुड आंसर के, एक अच्छे आंसर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसको समझेंगे। एक अच्छा उत्तर का क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा कंपोनेंट बोलो, प्री कंटेंट। क्या बोलते बोलो भाई लोग, प्री कंटेंट। प्री मतलब पहले, है ना। आंसर लिखने के पहले भी कुछ सोचना होता है ना। आंसर लिखने के पहले भी कुछ सोचना होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्री कंटेंट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पहले आपको नहीं सोचना है, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें पहले आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक दो एग्जांपल मैं बताता हूं। बीपीएससी में, यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि यू कैन नॉट एंटर द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। कॉन्सेप्ट समझना सभी लोग, है ना। आप एक ही नदी में
दोबारा नहीं उतर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट इंटर द सेम रिवर ट्वाइस। अब क्या ये क्वेश्चन नदी का है? क्या ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड है कि आपको नदी में जाना है? भूगोल का क्वेश्चन, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है क्या ये एस्से में क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था कि यू कैन नॉट इंटर द सेम रिवर ट्वाइस। आप एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं, दोबारा नहीं उतर सकते हैं। तो क्या ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है? नहीं ना। किस चीज का क्वेश्चन है ये? फिलॉसफी का क्वेश्चन, एग्जैक्टली। और ये फिलॉसफी किस चीज से रिलेटेड है? क्या है इस फिलॉसफी में क्या है? एक ही गलती नहीं, और कुछ है। एक बार अपॉर्चुनिटी मिल गया, अवसर मिल गया, तो फिर वो चीज, जैसे नदी में दोबारा नहीं उतर सकते, इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी जो पानी था वो पानी, इसका शाब्दिक मीनिंग समझते हैं, अभी जो पानी था वो पानी फिर थोड़े टाइम के बाद जब जाएंगे हम लोग उस नदी में, तब तक वो पानी बहकर क्या होगा, आगे चला जाएगा। इट मींस कि जो टाइम है, जो समय है, वो समय दोबारा नहीं मिलता। क्वेश्चन में लिखा हुआ था नदी, आप, और क्वेश्चन का मीनिंग क्या था? समय था, अपॉर्चुनिटी था, अवसर था। अभी जो ये टाइम है, अभी जो समय मिला है आपको प्रिपरेशन का, आज के 10 साल बाद, 5 साल बाद आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाए, तो आपके पेरेंट्स, आपके घर वाले क्या करेंगे? उतना समय नहीं देंगे। और अगर घर वाले ने समय दे भी दिया, तब तक आपकी एज उतनी हो जाएगी कि आप खुद को समय नहीं देंगे कि नहीं अब मुझे नहीं करना है ना। बात समझ में आ रहा है? तो अपॉर्चुनिटी जो है वो हमेशा नहीं मिलती है। दैट इज प्री कंटेंट, कि आंसर लिखने से पहले व्हाट यू हैव टू थिंक, क्या सोचना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, जो सोचना पड़ता है, दैट इज व्हाट प्री कंटेंट। एक और क्वेश्चन आया था जिसमें मैं एग्जांपल बताता हूं, आप सोच सकते हो, जिसमें किस चीज का जरूरत पड़ेगा, सोचने का जरूरत पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमी का कि एमएसपी किसानों के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है ना? किसानों के लिए क्या साबित होगा? रामबाण साबित होगा। अब ये रामबाण का मतलब क्या, वो दवाई से रिलेटेड है क्या? ये रामबाण का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? उसके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला। तो आपको उसके क्वेश्चन के मीनिंग को समझना इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। मीनिंग को समझना पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है, एंड दैट इज प्री कंटेंट। यूपीएससी में जब मैं मेंस लिख रहा था, तो एक बार एक क्वेश्चन आया था, स्लो फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, है ना? फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस। एंड मैंने आंसर में, मुझे लगा, मैं भी भाई 22-23 साल का रहा होऊंगा, यूपीएससी का मेंस लिख रहा था, मुझे लगा कि अच्छा, ये तो कई बार ऐसा होता है ना कि दिखता नहीं, लिखा कुछ और रहता है, दिखता कुछ और है। तो वहां पे लिखा हुआ था फास्ट एंड स्टडी विंस द रेस, मुझे लगा कि अच्छा स्लो एंड स्टडी विंस द रेस है, और मैंने पूरा ऐसे लिख दिया। ठीक है, और जब 700-800 शब्द लिख दिया, तब मुझे पता चला, फिर जब मैं अपने आंसर को देखा, क्वेश्चन को देखा, तो मुझे पता चला रही, या तो क्वेश्चन कुछ और ही पूछा था। मतलब क्या, अगर आपने क्या नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, एक बार गड़बड़ हो गया, तो फिर वो साल आपका गया। ऑल्दो मुझे इंटरव्यू कॉल है, लेकिन मुझे पहले ही पता चल गया था कि सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि अब 250 मार्क्स का आपने चीजें गलत, रॉन्ग लिख दिया है। इससे पहले एक ही होता था 250 मार्क्स का, तो आपने अगर गलत लिख दिया तो हो गया, आपकी कहानी खत्म है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कहने का तात्पर्य यह है कि आंसर लिखने से पहले, अगर आपके पास 7 मिनट का समय है एक आंसर लिखने के लिए, तो एटलीस्ट 50 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड क्वेश्चन पे दो, एंड क्वेश्चन को अंडरलाइन करो। ठीक है, और इस समय आपको क्या देखना है, यहां पे आपको कीवर्ड्स खोजने हैं। क्या खोजने भाई लोग? क्या खोजने? कीवर्ड्स। कीवर्ड क्या होता है? सबसे एग्जैक्ट वर्ड जिसके अराउंड अपना पूरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, घूम रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, जब भी आंसर लिखना होगा, फर्स्ट काम क्या करना है आपको? कीवर्ड खोजना। एंड दैट्स व्हाई बिफोर राइटिंग द आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, एंड कीवर्ड के ऊपर फोकस करना है, देखना है कि कीवर्ड में देखना है कि क्या क्या करना है, क्या क्या लिखना है। दिस इज प्री कंटेंट। उसके बाद ये तो मेन कंटेंट है, इसके ऊपर आगे काफी डिस्कशन होगा। एंड पोस्ट कंटेंट, ये पहले नहीं होता था,
आप लोग के समय में ये चीजें आ गई हैं कि आंसर को सजाना, केस स्टडी लिखना, केस स्टडी लिखना। जैसे आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे होंगे तो सर बहुत सारे केसेस बता रहे होंगे, है ना, केशवानंद भारती के सभी पढ़ाया नहीं होगा या पढ़ाया होगा, है ना, बहुत सारे केसेस बता रहे होंगे। तो केस स्टडी सिर्फ पॉलिटी में नहीं आता है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हर जगह पे केस स्टडी है। ठीक है, जैसे मान लो कि सिंचाई का कोई क्वेश्चन है, इरिगेशन का, तो आपने सुना होगा कि इजराइल जो है वो क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है कि सिंचाई इतना बेहतर तरीके से करता है कि पानी की बर्बादी नहीं होती। सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है कि नहीं? हमारे यहाँ पानी जब हम लोग सिंचाई करते हैं तो खेतों में पेड़ों को 10% पानी मिलता है, 90% पानी बर्बाद हो जाता है ना, 90% पानी बर्बाद हो जाता है। लेकिन इजराइल में जब सिंचाई की जाती है तो 90% पानी किसको मिलता है? पेड़ को मिलता है, और 10% पानी क्या होता है? बर्बाद होता है। दिस इज केस स्टडी। हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? जिस मॉडल को किसने यूज किया है? इजराइल ने यूज किया, उस मॉडल को हम भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे केस स्टडीज लिखना, पहले ये सब चीज नहीं होता था। नॉर्वे के अंदर क्या है, वहां पे लोगों को, जनता को, काफी बूढ़े वृद्ध जनता को काफी क्या किया जाता है, काफी उनको हेल्प किया जाता है, वृद्ध जनता को। ठीक है, वहां पे आप देखोगे कि कोई भी इंडेक्स आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या कोई भी इंडेक्स आएगा, तो देखना नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ये सारे कंट्रीज का नाम सुना है क्या आप लोगों ने? ये सारे कंट्रीज हर चीज में बेस्ट हैं। क्यों क्यों बेस्ट हैं? क्योंकि वहां पे पता है सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग किस चीज पे करते हैं? एजुकेशन पे। अपने पढ़ाई का, अपने पूरे खर्च का सबसे ज्यादा हिस्सा वो किस चीज पे खर्च करते हैं? पढ़ाई पे। तो वो कैसे स्टडी हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या कैसे स्टडी? कि नॉर्वे अपने लोगों को, अपने मानव संसाधन का बहुत बेहतर तरीके से क्या करता है? संरक्षण करता है ना, मानव संसाधन का क्या करता है? वो बेहतर तरीके से संरक्षण करता है। अगर नॉर्वे करता है, स्वीडन करता है, फिनलैंड करता है, तो हम भी क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज केस स्टडी। पानी की बात करें, आपको पता है इंडोनेशिया, नाम सुना है आपने देश का? इंडोनेशिया के अंदर भूमिगत जल है ही नहीं, है ही नहीं, पानी है ही नहीं। अब वो पानी का यूज कैसे करता है? पता है, वर्षा का जल आता है, उसको कलेक्ट करता है, उसको ट्रीट करता है, सुधार करता है, उसमें साफ करता है, और फिर उस वर्षा जल का क्या करता है? उपयोग करता है। 1% 0% पानी उसके पास है। अब सोचो, इंडोनेशिया जैसा वेल डेवलप्ड नेशंस अगर ऐसा कर सकता है तो व्हाई कैन नॉट वी? क्यों हम लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उतने तरीके से अभी तक क्या नहीं है? अवेयर नहीं है। आप यहां से जा रहे होंगे और कहीं पे नल जो है खुला हुआ होगा, और ये फ्रीक्वेंटली आप लोग को देखने को मिल जाता होगा कि नल का टैप खुला हुआ है, वहां से पानी बह रहा है, और आपको लगता होगा कि ये क्या है? कॉमन है, ये तो होता ही है ना। क्या है ये? कॉमन है। बिकॉज वी डोंट कंसिडर वाटर एज ए प्रीसियस रिसोर्स। रिसोर्स तो मानते ही हैं, बट वी डोंट कंसिडर इट एज ए प्रीसियस रिसोर्स। हम इसको बहुत बहुमूल्य संसाधन नहीं मानते, और जब हम लोग इसको बहुमूल्य संसाधन नहीं मानेंगे तो बर्बाद हो जाएगा। पैसा किसी का गिरा हुआ रह जाए, है ना, कि कहीं किसी के घर से पैसा बह रहा, ऐसा हुआ है कभी? अरे बोलो, कि कहीं से पैसा बह रहा हो, तुरंत जाके है जो घर वाला भी तुरंत अलर्ट हो जाएगा। अगर एक पैसा बाहर निकल के गिर जाए, घर वाला भी अलर्ट हो जाएगा और बाहर वाला भी अलर्ट हो जाएगा, आने दो बेटा, है कि नहीं? घर वाला अलर्ट हो जाएगा, मेरा पैसा तुम ले लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्यों ऐसा है? क्योंकि पानी को हम लोग बहुत प्रीशियस रिसोर्स नहीं मानते। तो ऐसे केस स्टडीज आप पेपर में पढ़ेंगे, या फिर योजना मैगजीन आता है, सुना होगा आप लोगों ने, कुरुक्षेत्र मैगजीन आता है, पेपर आता है, कहीं पे भी आपको ऐसे क्या बोलते हैं, केस स्टडीज आपको देखने को फ्रीक्वेंटली मिल जाएगा। आपको बस माइंड खोल के रखना है कि केस स्टडीज अगर ऐसा आया तो हमें उसे क्या करना है? अडॉप्ट करना है, अपने आंसर्स में यूज करना है। ठीक है, तो दिस 3 टाइप का कंपोनेंट होता है। पहला कौन सा कंटेंट बोलो? प्री कंटेंट। दूसरा कंटेंट, एंड थर्ड वन इज पोस्ट कंटेंट। ठीक है, तो प्री कंटेंट में हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं? फर्स्ट, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन,
बात करा हमने अभी, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछता कुछ और है, लिखते कुछ और है, और ये कई बार नहीं अक्सर होता है। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा मेंस लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम, कई बार मेंस लिखा हुआ है। जैसे ही चंपारण आंदोलन पूछा, चंपारण आंदोलन के बारे में जितना कुछ जानते हैं सब लिख दिया। पूछ रहा है वहां पर उसके कंसिक्वेंसेस के बारे में, उसके इंपैक्ट के बारे में, और आप क्या लिख रहे हैं, चंपारण आंदोलन हुआ था, गांधी जी आए थे, राजकुमार शुक्ल थे, ऐसे हुआ वैसे हुआ, नील का खेती था। कॉपी चेक करने वाला कह रहा है आखिर कहना क्या चाहते हो। बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन के अंदर दो तीन शब्द होते हैं। डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, पूछ रहा कंसिक्वेंसेज, देन यू हैव टू राइट द कंसिक्वेंसेज। पूछ रहा है इंपैक्ट, देन यू हैव टू राइट द इंपैक्ट। पूछ रहा है उसका सिग्निफिकेंस, तो आपको लिखना पड़ेगा सिग्निफिकेंस, नथिंग एल्स। जो पूछ रहा है वही लिखना, उसके अलावा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, दैट इज व्हाट, दैट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सेकंड वन इज एसेंस, भाव। वही जो मैंने बोला कि आप एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं। लिखा कुछ और है, बोलना कुछ और चाहता है, और आपको उसके भाव को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये आखिर बोलना चाहता क्या है। एसेंस ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट एंड सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में दो तीन पार्ट रहते हैं ना, कि इसके महत्व को बताओ, इसमें क्या क्या कमियां थी वो बताओ, और इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये बताओ, रहता है ना इसका। अरे हाँ या नहीं। अब यहाँ पे तीन पार्ट है। क्या हो गया बुआ, नींद आ रहा नहीं ना, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक है। तो तीन पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जितने पार्ट्स दिखाए ना, उन सारे पार्ट्स को उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं। ये गलत है। ये आपको देन एंड देयर डिसाइड करना पड़ेगा कि इसमें किस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स। एक क्वेश्चन के अंदर तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 400 वर्ड्स में लिखना है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि तीनों क्वेश्चन को बराबर बराबर जगह दे दिया, 150 150 150, 450 शब्दों में लिख दिया। लेकिन नहीं, अगर पूछ रहा है कारण, परिणाम, ठीक है, समाज के ऊपर परिणाम, अब यहां परिणाम पूछ रहा है तो परिणाम जो है वो ज्यादा इंपैक्टफुल है। ठीक है, तो इसमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये आपका पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि कौन सा क्वेश्चन का इंपैक्ट ज्यादा है, कौन से क्वेश्चन में ज्यादा चीजें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, दैट इज व्हाट पार्ट्स एंड सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। एंड उसी में मैंने बोला कोड, कोड का मतलब होता है सबसे मुख्य भाग। पार्ट्स एंड सब पार्ट्स में सबसे मुख्य भाग, और ये सब कुछ आपको पहले डिसाइड करना होता है। पहले डिसाइड करना होता है कि ये सबसे मुख्य भाग। क्लियर है क्या सभी को? तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डिफरेंट प्री कंटेंट। फर्स्ट वन इज, बोलो सबसे पहले क्या, डिमांड, एसेंस, पार्ट्स एंड कोड, कोड ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें देखो डिमांड में क्या क्या चीज है। पहला, कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन क्या डायरेक्टली पूछ रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग। एंड कई बार क्या होता है कि एज ए सिविल सर्वेंट, बीपीएससी और यूपीएससी चाहता है कि आप इस पार्ट का भी आंसर दें, है ना। दो बातें ध्यान से रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, और ये आपको व्हाट मोर बीपीएससी एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू राइट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। कि कई बार ऐसा होता है कि वो डायरेक्टली एग्जाम क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, बट वो आपसे चाहते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दें। तो ये चीजों को समझना धीरे धीरे जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ये डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हुए। एंड पार्ट्स एंड सब पार्ट्स हम लोग अभी इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मैंने बोला तीन चीजें हैं। पहला क्या, आंसर लिखने में सबसे पहला क्या बोलो, इंट्रो। दूसरा क्या, बॉडी, ठीक है, और थर्ड क्या, कंक्लूजन। अब एक बात समझना, मान लो कि टोटल क्वेश्चन 400 वर्ड्स में लिखना है,
या 450 वर्ड्स में लिखना है, तो हमेशा याद रखना 10% इंट्रो लिखना होगा। प्लीज प्लीज 10% क्या लिखना होगा? इंट्रो, हमेशा, या मैक्सिमम 15%, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप 10% तक लिखो। जैसे 450 वर्ड्स में लिखना है तो 45 वर्ड्स 50 वर्ड्स तक आप क्या लिखोगे? इंट्रो लिखोगे। एंड कंक्लूजन में भी सिमिलरली 45 वर्ड्स में कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है? तो 10% इंट्रो, 10% कंक्लूजन, राइट? एंड रेस्ट जो 70 to 80% है वो क्या लिखा जाएगा? बॉडी पार्ट। तो 3 पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। इसमें हमेशा आप लोग की कॉपी मैंने देखा था, है ना, उसमें क्या था कि सबने आधा आधा पेज तो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आधा आधा पेज तक इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, ठीक है? और आइए प्लीज प्लीज प्लीज, आधा पेज जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा, है ना? आधा पेज इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हमेशा इंट्रोडक्शन कितना परसेंट बोलो? इंट्रोडक्शन 10%, बॉडी पार्ट 70 to 80% एंड कंक्लूजन अगेन 10%। तो अब तो पहले समझ लो कि इंट्रोडक्शन होता क्या है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मतलब, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है भाई लोग? आप लोग ने लिखा है बहुत सारे आंसर, कोई बताएगा मुझे इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्लीज। पूरे क्वेश्चन का डिटेल बता सके कुछ शब्दों में। हाँ सर, आप क्या बोलना चाह रहे थे बताइए। प्लीज बैठ जाइए प्लीज। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, क्या बोल रहे थे? आवाज नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। अच्छा, सेम बात बोल रहे थे आप लोग में से कोई? हाँ सर प्लीज। क्वेश्चन के कीवर्ड को डिफाइन करना। आप बता रहे थे सर, क्या बता रहे थे? क्वेश्चन में क्या करना चाह रहे वो तो यहाँ नहीं लिखा है। हाँ सर प्लीज। वो भूमिका तो इंट्रोडक्शन है, भूमिका एक ही बात है, उसका हिंदी हो गया कि मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। इन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला, कीवर्ड के बारे में बताना, सबसे सटीक बोला है इन्होंने कि क्वेश्चन के किस चीज को बताना, बोलो कीवर्ड को बताना। कीवर्ड पहले आपको समझाते हैं इंट्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है? आज के बाद आपको इंट्रोडक्शन पूरे बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब जैसे मान लो कि तुम मूवी कोई देखने गए, कोई फिल्म देखने गए, ठीक है? अगर फिल्म की शुरुआत में ही, टीजर में ही और ट्रेलर में ही तुमको पता चल जाए कि इसमें क्या होने वाला है ना, तो फिर तुमको मजा ही नहीं आएगा। अगर फिल्म की शुरुआत में ही पता चल जाए कि फिल्म में ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है, तो फिल्म फ्लॉप हो जाना है। किसी भी ट्रेलर में या टीजर में तुमको पूरा मूवी के बारे में पता चलता है क्या कि क्या होने वाला है? जो उसमें खाली दिखाएगा कि ये वो इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, तुमको समझ में कुछ नहीं आना है। खाली बस इतना समझ में आ जाना कि अच्छा है या खराब है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द कीवर्ड बट नॉट द आंसर। बहुत सारे लोगों ने आंसर्स बोला है, आंसर लिखना इंट्रोडक्शन नहीं है। आंसर को कहां लिखा जाता है? बॉडी पार्ट में लिखा जाता है। आंसर को कहां लिखा जाता है? बॉडी पार्ट में। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस डिमांड को फुलफिल कहां पे किया जाता है? बॉडी पार्ट में किया जाता है। इंट्रोडक्शन में तो सिर्फ और सिर्फ जो कीवर्ड्स होते हैं उन कीवर्ड्स को डिफाइन किया जाता है। कीवर्ड्स को डिफाइन करना, उससे आंसर पे नहीं आना, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस बात को नहीं बताया जाता है इंट्रोडक्शन में। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा। और इंट्रोडक्शन लिखने के भी कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इंट्रोडक्शन लिखने का जो सबसे पहला तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट बेस्ड या तथ्य आधारित परिचय। कौन सा परिचय? तथ्य आधारित परिचय, फैक्ट बेस्ड। और ये सबसे बेस्ट तरीका है लिखने का। क्या? इंट्रोडक्शन। और ये कहां कहां पे क्वेश्चंस में यूज होगा? इकोनॉमी के क्वेश्चंस में, पॉलिटी के क्वेश्चंस में, या फिर किसके क्वेश्चन में? साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चंस में,
तथ्य आधारित परिचय लिखने की संभावना नहीं होती। बात समझ में आ रहा है क्या, है ना। इंट्रोडक्शन लिखने का भी अलग अलग तरीका होता है, कहीं किसी से पूछ के आना इंट्रोडक्शन क्या होता है बता देगा कि कुछ लिख देना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखने का मैं 10 तरीका आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, अभी तो स्टार्टिंग है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे मैं इंट्रोडक्शन लिखने के 10 तरीका बताऊंगा कि एक क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और तब जाकर सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन गोल गोल बात करने से नहीं, तथ्यों को समझने से और उन तथ्यों को अपने कॉपी पर अंकित करने से होता है। ठीक है, तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन क्या है। अब पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फैक्ट आएगा कहां से। तो फैक्ट कहां से आएगा भाई लोग? आर्थिक सर्वेक्षण अभी आया है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, अरे बोलो, बजट है ना, तो बजट, सर्वे, इन सब से आपको निकाल सकते हैं। रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते रहते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रिपोर्ट आ गया, यूएनडीपी का रिपोर्ट आ गया, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आ गया, बहुत सारे रिपोर्ट आता है, तो उन रिपोर्ट्स को आप निकाल सकते हैं। इंडेक्सेस कि ये इस भारत इतने स्थान पे है, ये स्थान पे है, तो ये सारे से आप क्या निकाल सकते हैं? फैक्ट्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि फैक्ट बेस्ड कोई इंट्रोडक्शन आया, ठीक है, अब इस एक क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी, एक क्वेश्चन को देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है सो देखना कि आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। क्वेश्चन में डायरेक्टिव क्या है? डायरेक्टिव क्या है? क्यों। तो ये क्यों कहां लिखा जाएगा बोलो? क्यों का आंसर कहां लिखा जाएगा बोलो? बॉडी पार्ट में। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं? इस क्यों का आंसर कहां पे लिखते हैं? इंट्रोडक्शन। डायरेक्टिव्स कहां लिखना है? हमेशा याद रखोगे, डायरेक्टिव्स कहां लिखना है? बॉडी पार्ट में। डायरेक्टिव्स कहां पे लिखना है? बॉडी पार्ट में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है? इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स लिखना है होता है। कीवर्ड्स क्या क्या है सो समझो कि विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्या हो रहा है? जूझ रहा है। तो इसका कीवर्ड क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है सो समझोगे कि भारत अभी जो है वो ताजे जल के संसाधन, ये सबसे प्राइमरी कीवर्ड है, प्राइमरी कीवर्ड। एंड उपलब्धता और पहुंच जो है वो क्या है? सेकेंडरी कीवर्ड है ना। तो सबसे पहले दो तरह का कीवर्ड्स होता है किसी भी क्वेश्चन में। हो सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन में एक ही कीवर्ड हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी कीवर्ड्स एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स। तो प्राइमरी कीवर्ड में क्या है, ध्यान से सुनोगे, प्राइमरी कीवर्ड्स क्या है यहाँ पर? ताजा जल। तो आपको इससे रिलेटेड कोई फैक्ट खोजना होगा, और देखोगे एक फैक्ट मैंने क्या बताया कि यूनेस्को का एक डेटा है, एक रिपोर्ट है, जिसमें 2 अरब से अधिक लोग आज भी बिना स्वच्छ जल के जीवन गुजार रहे हैं, और करीब 3.6 अरब लोग स्वच्छता प्रबंधन के अभाव में या जल स्वच्छता प्रबंधन के अभाव में जी रहे हैं। क्या हो गया? सुनो ध्यान से, एकदम हाथ ऐसे मोड़ रहा है, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेट करना है। ठीक है, सिविल सर्विसेज कंसंट्रेशन का डिमांड करता है। आप कोई इतना समझ लेना, दूसरे प्रिपरेशन करने वाले से आप अलग हैं। ठीक है, आपको एकदम कंसंट्रेट करना होगा। देखो यहाँ पे ना तो मैं क्यों का आंसर दिया है क्या मैंने? यहाँ पे देखो तो क्यों का आंसर दिया है क्या? यहाँ पे नहीं है ना, क्यों का आंसर नहीं है। यहाँ पर किस चीज का आंसर है? क्या है जो इसने बोला था कि उपलब्धता की कमी है, तो मैंने बताया उपलब्धता की कमी है। कितने 2 अरब से लोगों 2 अरब से अधिक लोगों को क्या नहीं मिल रहा है? स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है। और पहुंच तो लगभग 3 से 3.6 अरब लोगों तक स्वच्छ जल का क्या नहीं हो रहा है? पहुंच नहीं हो रहा है। तो ये जो कीवर्ड्स थे, इन कीवर्ड्स को डिफाइन कर देना इज व्हाट? इंट्रोडक्शन। और इसके लिए आपको माइंड हमेशा ओपन रखना होगा। ये रिपोर्ट आए तो इस जगह पे इसको यूज कर सकते हैं, ये रिपोर्ट आए इसको इस जगह पे यूज कर सकते हैं। एंड रिपोर्ट्स आपको खोजते रहना है, देखते रहना है हमेशा। सिविल सर्वेंट
सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स, सिविल्स के स्टूडेंट्स को हमेशा माइंड ओपन रखना है। अच्छा, ये वाला पॉइंट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। ये इंट्रोडक्शन का एक टाइप है, और भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे देखोगे कि भारत में ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्वेश्चन डायरेक्टिव क्या पूछा है यहाँ पे, बोलो क्या 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 आंसर यहाँ पे इंट्रोडक्शन में नहीं देने। क्या वो घरेलू जरूरतों को पूरा करने में पर्याप्त है, अगेन यहाँ पर क्या, इसका आंसर यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत में संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत क्या है, और एक आलोचनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करें। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो मैंने बोला था ना कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक से ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के स्रोत। दूसरा क्वेश्चन क्या ये पर्याप्त है। तीसरा क्वेश्चन क्या, वैकल्पिक स्रोत। और चौथा क्वेश्चन क्या, इन सब का क्या करना है, आलोचना करना है। एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चन। अब एक बात मुझे बताओ, इन चारों क्वेश्चंस में से अगर मुझे 400 वर्ड्स में लिखना है तो पहले क्वेश्चन को मैं कितना जगह दूंगा, सबसे ज्यादा सबसे कम, क्या? इंट्रोडक्शन के बाद की बात कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताओ, इन सारे क्वेश्चंस में से, तीन क्वेश्चंस में से 1 2 3, इन तीनों क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा स्पेस किसको देना है, सबसे ज्यादा जगह किसको देना है? ऊर्जा ये सब नहीं पूछ रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं 1 2, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। 1 में कितने लोगों को मानना है? 1, एक, बस एक ही है। अच्छा चलो, 2 में संख्या बढ़ा, कुछ लोग देख रहा है बगल वाले का क्या है, ये हाथ उठाए तो हम भी उठाते हैं। 3, और बाकी लोग साइंस के साथ हैं। आप लोग और लोग किसके साथ हैं? 1 2 3 में से किसी में जगह नहीं देना है। फिर से मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 में कितने लोग हैं बताओ? एक। 2 में, अच्छा इस बार संख्या ज्यादा बढ़ा है, ठीक है, पीछे देखा कि हाँ कोई है तो। 3 में, तुम्हारा हाथ दोनों में उठा हुआ है जी। 3 में, चलो अब 1 मतलब कि सभी लोग का मानना है कि 1 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इससे किसी को मतलब ही नहीं है, जानना ही नहीं चाहता है, वो पता है उसको पहले से। हमेशा ध्यान से समझना, बड़ी पार्ट में या मेंस में वो जहां फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो ना, उसका उसको जरूरत ही नहीं है, वो तुमसे जानना ही नहीं चाहता। क्यों जान के वो क्या करेगा? भारत में कितनी नदियां हैं, गंगा नदी का लंबाई कितना है, प्रियम्बल भारत संविधान में कितने क्या बोलते हैं पार्ट्स हैं, जान के वो क्या करेगा? वो जाके गूगल कर लेगा, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। और तुमको बहुत याद ही है तो उससे तुमसे क्या करवा लेगा? कुछ नहीं। अगर ज्यादा याद करने वाले लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर उनका रहता तो लिपिक लोग जो होते हैं, क्लर्क लोग, उनको ज्यादा पैसा मिलता। अरे हाँ या नहीं? उनको सब चीज याद होता है, लेकिन पैसा सबसे ज्यादा किसको मिलता है? आईएएस को। तो फैक्ट बेस्ड, एक बात ध्यान रखना कि किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दे, तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मेंस के अंदर, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंस है क्योंकि वहां तो छट नहीं करना है। मेंस में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जहां फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया उसको सबसे कम जगह दो, ठीक है? अगर आपको 400 वर्ड्स में लिखना है, 300 वर्ड्स में लिखना है, तो 30 to 40 वर्ड्स में लिख के उसको खत्म करो। पॉइंट वाइज लिख के, ये स्रोत है, ये स्रोत है, ये स्रोत है, एक डायग्राम बना दो। नवीकरणीय स्रोत, गैर नवीकरणीय स्रोत है, 1 2 3 खत्म। इसको लिखना ही नहीं है ज्यादा, इसको बहुत कम वर्ड्स में लिखना है। अब क्या आया? क्या वे घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है? ये भी फैक्ट बेस्ड ही है। थोड़ा सा एनालिसिस है लेकिन फैक्ट बेस्ड ही है कि इतना जरूरत है, इतना उपलब्ध है ना? जैसे मान लो कि भारत में इतना ऊर्जा की आवश्यकता है और इतना ऊर्जा उपलब्ध है, तो ये भी तो फैक्ट बेस्ड ही हो गया। ये भी क्या हो गया? फैक्ट बेस्ड ही हो गया। तो इसमें भी बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं है। ऊर्जा के संभावित वैकल्पिक स्रोत क्या हो सकते हैं, यहां पर आपसे पूछ रहा है। माइंड
कहाँ पे लगा? जहां भी आप अपने माइंड का, अपने दिमाग का उपयोग करेंगे और वहां से आपके आपके जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा, वहां से आपके पर्सनालिटी का असेसमेंट होगा कि अच्छा ये काम है। और जब आपकी पर्सनल तुम क्या कर रहे है जी? तुम लोग मैच देख रहा है जी, कलाकार है तुम। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं? ऐसे मत करो, ठीक है? ध्यान से सुनो, नहीं तो ऐसा है तो थोड़ा देर पहले पूरा देख ही लो मैच, उसके बाद सुनना है ना। आपके लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तो होता रहेगा, है ना? आज फिर होगा, फिर कल होगा, फिर आज भी दोबारा हो सकता है, ठीक है? तो यहां पर ध्यान से समझना कि जिस क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से समझना, जिस क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, जिस क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना है, उस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा स्पेस देना, ठीक है? क्योंकि वहां से आपके मेंटलिटी का क्या होता है, वो असेसमेंट होता है। यूपीएससी के जब इंटरव्यू में जाओगे ना, तो वहां पे 5 इंटरव्यूअर बैठे होते हैं एक साइड से, ठीक है? और इन सबके साइड में वहां पे सबसे लास्ट में एक ऐसा बंदा होता है जिसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो बंदा को ना क्या है, आपसे वो एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मैंने 4 इंटरव्यू दिया, उसमें एक सिंगल क्वेश्चन उसने नहीं पूछा। वो बैठ के ऐसे आपको देखते रहेगा, ठीक है? और आपके पर्सनालिटी का आकलन करता रहेगा, ठीक है? आपके पर्सनालिटी का आकलन करता रहेगा कि वो बस एक पेंसिल लिए रहते हैं, ठीक है? और वो आपके शब्दों से, आपके बोलने के तरीके से, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके पर्सनालिटी का आकलन करेगा। जैसे मान लो कि अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? इसमें कोई ऐसे सो रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है अपना पर्सनालिटी से कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ठीक है? तो जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप में भी वो इंटरेस्ट नहीं रखेगा। जब आप उसके कामों में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे तो वो भी आपके काम में इंटरेस्ट नहीं रखेगा, तो कहेगा जाओ बेटा घर पे घूमो, जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो आ जाना मेरे पास, है ना? और फिर उसके लिए आपको पूरा फिर से प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये एक सर्कल है ना, सर्कल आपको चलना पड़ेगा पूरा। दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, अपने थिंकिंग को, अपने पर्सनालिटी को स्टैटिक बना के रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं ये प्रॉब्लम आएगा, इस प्रॉब्लम का मैं ये सॉल्यूशन करूंगा। तो हमेशा मैंने क्या बोला, हमेशा उस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस देना है जिसमें आपका माइंड लग रहा हो। अब इसमें देखो इंट्रोडक्शन कैसे लिखा कि भारत अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर है। इतना % हिस्सेदारी के साथ कोयला जो है सबसे ज्यादा, कोयला से सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है। इसके बाद पेट्रोलियम, बायोमास, इन सबसे ऊर्जा होता है। अगेन ये कैसा इंट्रोडक्शन हो गया बोलो, कैसा इंट्रोडक्शन हो गया बोलो, फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। तो जब भी आपको कोई फैक्ट मिले, उस फैक्ट का आपको यूज करना है, सोचना है और बताना है कि वो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन है या नहीं। ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल बिठाने में विफल हुआ है। इसका मतलब क्या है, सो समझना कि भारत में क्या हो रहा है, मानव विकास नहीं हुआ। लेकिन भारत का आपको पता होगा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, ये तो पता होगा। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में भारत का स्थान क्या है, बहुत पीछे। हॉस्पिटल्स में बहुत पीछे है, स्कूल्स में बहुत पीछे है, कौशल विकास में बहुत पीछे है। लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है, और वो भी पैसा बहुत ज्यादा बहुत कम लोगों के पास है, और बहुत ज्यादा लोग क्या हैं, वो क्या हैं, गरीब है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो समझो, क्वेश्चन का एसेंस समझो कि भारत में आर्थिक विकास हुआ है, आर्थिक विकास हुआ है। भारत में कैसा विकास हुआ है बोलो, आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन उस अनुपात में कौन सा विकास नहीं हुआ है बोलो, मानव विकास नहीं। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भारत में आर्थिक विकास के साथ मानव विकास, मानव विकास का मतलब क्या हो गया, यहां पर कौशल विकास,
मानव विकास का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे? शिक्षा का विकास। मानव विकास का अर्थ क्या हो गया? स्वास्थ्य का विकास। समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? अरे हाँ या नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन सारा कुछ इसी में है। आंसर राइटिंग ऐसा ही होगा। आपको अपने मानसिकता को ब्रॉड करना पड़ेगा, चीज़ों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो लोग सब लोग समझते हैं सिविल सर्विसेज है, वो सिविल सर्विसेज है ही नहीं। और जो सिविल सर्विसेज है वो ज़्यादातर लोग समझते ही नहीं कि सिविल सर्विसेज क्या है। यहाँ पर मानसिकता, आपके तथ्य से ज़्यादा आपकी मानसिकता की आवश्यकता होती है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। तो वही कहता है कि भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल बिठाने में क्या हुआ है? विफल हुआ है। तो क्या है सो समझेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हालांकि इसके विपरीत मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है, भारत का जो स्थान है वो कितना है बोलो? 134 में। मानव विकास में बहुत पीछे, लेकिन आर्थिक विकास में क्या है? बहुत आगे। आंसर दिया क्या हमने? सिर्फ जो क्वेश्चन बोला था उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या लिख दिया बोलो? फैक्ट। तो ऐसे फैक्ट आपको खोजना है और इंट्रोडक्शन को लिखना है। एंड दिस इज नोन एज फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। और ये जो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन है ये पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आईआर में भी यूज होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी यूज होता है, ज्योग्राफी में तो होता ही होता है, ठीक है। ज्योग्राफी इकोनॉमी को इसमें साथ में ही लिया जाता है, अलग ज्योग्राफी और इकोनॉमी नहीं है, इसमें दोनों एक दूसरे से मर्जर है। तो अब देखोगे एक क्वेश्चन पूछा कि भारत में भारतीय योजना के संदर्भ में अर्थशास्त्र के ट्रिकल डाउन सिद्धांत और इसके प्रमुख तत्वों की चर्चा करें, लाभों की चर्चा करें, सीमाओं की चर्चा करें और आलोचनाओं की व्याख्या करें। कीवर्ड क्या है इसमें? पूरे क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है बोलो? क्या है बोलो? ट्रिकल डाउन। तो सिंपल ये जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड को क्या करेंगे? डिफाइन करें। तो कीवर्ड का डेफिनेशन लिख दिया, हो गया इंट्रोडक्शन, है ना। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि इस डेफिनेशन बेस्ड का सबसे कम प्रयोग करना है ना। डेफिनेशन बेस्ड का क्या करना है बोलो? सबसे कम प्रयोग करना है। ज्यादातर प्रयोग किसका करना है? डेफिनेशन बेस्ड का कम प्रयोग करना है। ज्यादातर प्रयोग किसका करना है बोलो? किसका करना है? फैक्ट बेस्ड। एक और क्वेश्चन देखोगे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। पारदर्शिता और सुशासन जैसे तत्वों को प्राप्त करने और नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने में सूचना के अधिकार की भूमिका की चर्चा करें। आरटीआई नाम सुना होगा आप लोगों ने, सूचना का। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। पारदर्शिता जैसे सुशासन के तत्वों को प्राप्त करने, पहला पॉइंट, और नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने में किसके अधिकार की बोलो? सूचना के अधिकार की भूमिका पर क्या करना है बोलो? चर्चा करना। तो यहां पर कीवर्ड क्या है सो बताओ? ट्रांसपेरेंसी, ये गवर्नेंस। देखो ट्रांसपेरेंसी जैसे सुशासन के तत्व दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। यहां पारदर्शिता जैसे सुशासन के तत्व मतलब क्या बात यहां पर किसकी की जा रही है बोलो? सुशासन की बात की जा रही है। तो पारदर्शिता को अलग से नहीं लेंगे, गुड गवर्नेंस की बात की जा रही है। और नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने में, तो ये पहला सुशासन, दूसरा नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित करने में कौन भूमिका ज्यादा निभा रहा है बोलो? आरटीआई, ठीक है। तो अब एक बात को समझना, तो यहां पर सबसे पहले हम लोग किसको डिफाइन कर देंगे बोलो? सुशासन को। और फिर उसके बाद आरटीआई को डिफाइन करते हुए क्या करेंगे हम लोग? आंसर्स को आगे बढ़ेंगे। तो लिखा गया कि सुशासन
पारदर्शिता, जवाबदेही, लोगों की भागीदारी और सूचित नागरिकता के सिद्धांतों का प्रतीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सबसे जो मेन कीवर्ड था वो क्या था, बोलो, सुशासन। तो पहले सुशासन को डिफाइन किया, एंड सेकंड कीवर्ड कौन सा था, बोलो, कौन सा, सूचना का लिखा। तो लिखा क्या कि आरटीआई ने शासन को गोपनीयता के आवरण से पारदर्शिता के भोर में क्या कर दिया है, स्थानांतरित कर दिया। पहले क्या था, जब तक आरटीआई नहीं था, सरकार कितना खर्च कर रही है, क्या कर रही है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन किसके बाद, जब से आरटीआई आया, आप सरकार से पूछ सकते हैं क्या चीज में कितना खर्चा हुआ, और जब आप उससे पूछते हैं, जब आप उनसे पूछ लेते हैं, तो उसको उसने क्या किया कि गोपनीयता था। पहले क्या था, बोलो, गोपनीयता का आवरण था, और ये गोपनीयता के आवरण से किस चीज में बदल गया, बोलो, पारदर्शिता के भोर में, पारदर्शिता में बदल गया। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले हमने किसके बारे में लिखा, बोलो, सुशासन, एंड फिर हमने किसके बारे में लिखा, आरटीआई के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किस तरीके का इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बोलो, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं। यहां पर देखोगे, सतत विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर नोट लिखें। तो यहां पर दो कीवर्ड है, पहला कौन सा, बोलो, दूसरा कौन सा। तो पहले सतत विकास का डेफिनेशन लिख देंगे, फिर प्रौद्योगिकी का डेफिनेशन लिख देंगे, या फिर पहले प्रौद्योगिकी का डेफिनेशन लिख के फिर किसका डेफिनेशन लिख देंगे, सतत विकास का डेफिनेशन लिख देंगे, है ना। तो इतने सारे जो थे, इसको हम लोग कौन सा बेस्ट इंट्रोडक्शन बोलते हैं, बोलो, कौन सा बेस्ट इंट्रोडक्शन। और ये देखो कब आया हुआ है, 69 बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी देखो ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ये चीजों को यूज कर सकते हैं। थर्ड जो है, इसको हम लोग बोलते हैं करेंट अफेयर्स बेस्ड इंट्रोडक्शन। थर्ड जो इंट्रोडक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, करेंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स बेस्ड। सबसे पहला कौन सा टाइप का इंट्रोडक्शन था, बोलो भाई लोग, कौन सा, फैक्ट बेस्ड। दूसरा कौन सा, डेफिनेशन बेस्ड। थर्ड कौन सा, करंट अफेयर बेस्ड। और इसको भी पॉलिटी में यूज करेंगे, साइंस में यूज करेंगे, इन सभी जगह पे। इसको इकोनॉमी में तो यूज होता ही होता है। ठीक है, अब ये देखो, अभी ये 69 बीपीएससी में पूछा था कि भारतीय शासन प्रणाली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की प्रासंगिकता का परीक्षण करे। ये देख रहे हो कैसा क्वेश्चन है, बोलो, ये करेंट बेस्ड, करेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जब इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे, बोलो, करेंट बेस्ड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लिखा गया कि अभी हाल के समय में क्या हुआ है, पहले के समय में तकनीक इतना डेवलप नहीं था। तो पहले अपराध एक ही जैसा होता था कि कोई जा रहा है तो उसको पकड़ के मार दिया, है ना। अब तो तकनीक इतना बदल गया है, विभिन्न तरह के, किसी को मारने का भी तरीका बदल गया है। मारने का भी तरीका, पहले क्या होता था कि मिला रास्ते में मार दिया, उसको बंदूक से गोली मार दी। अपराध की प्रकृति बदल गई है, अपराध की प्रवृत्ति बदल गई है, अपराध करने वाले लोग बदल गए हैं, अपराधी बदल गए, है ना। अरे हाँ या नहीं। तो क्या करेंगे, अभी क्यों आया होगा ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्यों आया था, क्योंकि अपराध की प्रवृत्ति और प्रकृति क्या हो गई है, बदल गई है। तकनीक, अभी जैसे पहले आपने डीप फेक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, किसी के फेस पे किसी का बॉडी लगा के और उसको क्या करना, उसको ह्यूमिलेट करना, डीप फेक टेक्नोलॉजी। तो अब टेक्नोलॉजी के हेल्प से, ये जब से एआई आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें तो सब कुछ को तहस नहस करके रख दिया है। ठीक है, तुम बैठे हुए तुमको उड़ा देगा ऐसे, हाँ, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा कि मतलब कुछ भी। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जो अपराध करने का, अब बस तुम लोग अपराधी पर अटके हुए रहना, उससे आगे भी बढ़ना है। अपराधे पर अटक गया ये दोनों, आगे बढ़े। चलो, तो अपराध, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग कि अपराध की जो प्रवृत्ति है, देखो क्या लिखा हमने कि तकनीकी प्रगति, अभी टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट हुआ, और अपराधों की बदलती प्रकृति। ठीक है ना, जैसे इन्होंने बोला अभी ड्रम वाला केस। ठीक है, तो अपराधों की बदलती प्रवृत्ति, अपराध की प्रवृत्ति भी क्या हो गई, बदल गई है। और तीव्रता के कारण पहले की जो प्रक्रिया थी वो पुराने हो गए,
पहले का जो प्रोसेस था 1973 में जिस तरीके के अपराध होते थे, आज के समय में जिस तरीके के अपराध होते हैं, दोनों में क्या है, जमीन आसमान का अंतर है ना। जीवन का मोल रह ही नहीं गया है। किसी को बोलो कि जाओ उसको मार के आ जाना, वो आ जाएगा उसको, ठीक है। तो अब क्या हो गया है, क्योंकि बहुत ज्यादा भौतिकतावाद लोगों के अंदर आ गया है। पहले लोग देखते थे एकदम सत्तू खा के मस्त रहता था, है ना, सतुआ खाया और मस्त रहा। अभी के समय में कि उसको एकदम बर्गर पिज्जा, है ना, वो खाए या नहीं खाए, खाए या नहीं खाए, उसको सोशल मीडिया पर दिखाना है, ईटिंग मोमोज विथ 49 अदर्स। 49 अदर्स के साथ खाएगा तो एक एक दाना भी नहीं मिलेगा, अरे हाँ या नहीं। लेकिन अभी क्या हो गया है, दिखावा ज्यादा हो गया। पहले के समय में क्या होता था कि संसाधनों को छुपा कर रखना होता था। लोग क्या करते थे, संसाधन को छुपा कर रखते थे। अभी के समय में क्या हो गया, संसाधन को दिखावा है या नहीं है, उसको दिखाओ इतना कि लोगों को लगे कि बाप रे बाप, ये तो बड़ा कलाकार है, बहुत महान है, ठीक है, भले आपको आता एक अक्षर नहीं है। तो दिखाने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो गई है, काफी बढ़ गई है। पहले के लोग क्या बोलते थे, सादा जीवन उच्च विचार, है ना। अभी के समय में क्या है, कैसनो जीवन कैसनो विचार, खाली बस दिखावटी पाना होना चाहिए। वही क्या बोला कि अपराधों की प्रवृत्ति बदल गई, प्रकृति बदल गई, इसीलिए जो कानून है उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और इसके लिए क्या किया गया है, नए कानून लाए गए हैं, ठीक है। अब ये कैसा हो गया बोलो, करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन, ठीक है। सिमिलरली देखेंगे वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2022-23 के मापदंडों और प्रभाव का चर्चा करें। अगेन ये रिपोर्ट है, करंट का है, उसके बारे में लिख देंगे कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कोविड-19 आया है और इस कोविड-19 के कारण सब कुछ सिस्टम चेंज हो गया है, इसलिए नया रिपोर्ट लाया गया है। सिमिलरली एक और तरीका होता है, अभी तक कौन कौन सा तरीका हमने इंट्रोडक्शन का सीखा, बोलो भाई लोग। फर्स्ट कौन सा देखा, फैक्ट बेस्ड। तो आज के बाद अगर कहीं भी फैक्ट रिपोर्ट देखोगे तो आप सोचना कि इसको हम लोग कौन से क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या देखा था बोलो, डेफिनेशन बेस्ड। तो आपको इसमें क्या करना है कि जो भी सिलेबस है, कीवर्ड है, सबका डेफिनेशन बना के याद कर लेना है। जो टॉपिक है, जैसे प्रियम्बल ही मान लो पढ़ लिया आपने, मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का डेफिनेशन उसको याद कर लो। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिनेशन, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो उसका डेफिनेशन, समझ में आ रहा है। तो कीवर्ड का डेफिनेशन याद कर लो, इंट्रोडक्शन अब खुद ब खुद हो जाएगा। थर्ड हमने देखा कौन सा, करंट बेस्ड। तो ये करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जो करंट इश्यूज आ रहे हैं उन करंट इश्यूज को आपको क्या करना है, यूज करते हैं, ठीक है। फोर्थ है हिस्ट्री बेस्ड इंट्रोडक्शन, और ये हिस्ट्री में भी यूज होता है, ये सब में यूज होता है, हिस्ट्री में तो होता ही है और सब में भी ये यूज होता है, ठीक है। अब ये समझते हैं, देश के विभिन्न देशों में रेलवे के छात्रमय होने से, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, छात्रमय होने से सामाजिक आर्थिक प्रभाव को उजागर कीजिए। यहां पर दो कीवर्ड है, सामाजिक और कौन सा प्रभाव, आर्थिक प्रभाव। और किसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव बोलो, देशों के रेलवे के क्या होने से बोलो, छात्रमय होने से। इसका मतलब समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छात्रमय होने का मतलब क्या है, नहीं क्या बोला पूरा, रेलवे कनेक्टिविटी, ठीक है। क्या बोल रहा है, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ रेलवे कनेक्टिविटी इन द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, सुधाओ, कनेक्टिविटी, तो इसका क्या इंपैक्ट है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो यहाँ पर क्या सोशल इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इकोनॉमिकल इंपैक्ट पड़ेगा, इसको इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना, ठीक है। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या है, आपने देखो इसका मैंने क्या बताया, इसका पॉइंट क्या बताया, देखो ये कैसा बेस्ड है, ये कैसा बेस्ड है, हिस्ट्री बेस्ड, हिस्ट्री बेस्ड। तो पहले ऐसा हुआ है, जैसे क्या लिखा है सो देखो कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप रेलवे का क्या हुआ, आगमन हुआ, ठीक है। भारत में रेलवे आपको पता होगा कि बहुत पहले आ गया 1853 में। और क्यों आया, भारत के लोगों को जरूरत था क्या रेलवे का, कोई जरूरत नहीं था। भारत का लोग का तो सारा परिवार खानदान जो है वो गांव में रहता था, रेलवे का जरूरत नहीं था। जरूरत किसको था, ब्रिटिशर्स को था, जरूरत किसको था, ब्रिटिशर्स को था। तो वही कहता है कि रेलवे की जो ये रेलवे की जो शुरुआत हुई वो कब से हुई बोलो, औद्योगिक क्रांति के कारण हुई। और उसका विस्तार जो है वो किसके बाद हुआ, उपनिवेशवाद के फलस्वरूप हुआ, जिसने पूरे विश्व में रेलवे को पहुंचाया। और इसके क्या हो गए, रेलवे को पहुंचाने से कई सारे सामाजिक आर्थिक विकास हुए। लेकिन क्या सामाजिक आर्थिक विकास हुआ वो हम लोग इसके बाद आंसर जब लिखेंगे तो उस आंसर्स में लिखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। और ये जो टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन है, आयरनी बेस्ड टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन, ये सबसे क्लिष्ट होता है। और ये अभी आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये जब आप बहुत सारा चीजें सीख लेंगे। आयरनी बेस्ड का मतलब क्या होता है कि क्रिटिसिज्म करते हुए चीजों को लिखना, है ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सीखने का, लेकिन ये सबसे इफेक्टिव वे है इंट्रोडक्शन लिखने का। किसी को जैसे अगर किसी को बोलना है कि वो पढ़ नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको ऐसे बोल दो कि बाप रे इतना पढ़ेगा तो तबीयत खराब हो जाएगा, है ना। क्रिटिसाइज नहीं करना, क्रिटिसाइज करना तो एक अलग हो गया कि पढ़ेगा नहीं तो तुम जीवन में कुछ ना करेगा, दिस इज क्रिटिसिज्म। आयरनी का मतलब क्या होता है कि उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना, उसको लगे भी कि है जो बुराई लगे भी नहीं और बुराई हो भी जाए, दिस इज व्हाट, दिस इज आयरनी, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयरनी कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ना कि अरे भाई इतना पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगा। जो किताब नहीं छू रहा है उसको बोलेगा कि इतना पढ़ेगा तो बीमार पड़ जाएगा तुम, ठीक है, इतना मत पढ़ो, कम पढ़ो। कटाक्ष समझते हो, कटाक्ष करना, दिस इज आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन। इसको थोड़ा बाद में हम लोग सीखेंगे, अभी आप लोग को इसको रहने देते हैं, जब आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हम लोग इसको सीखेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। और एक और है इंट्रोडक्शन का टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन कहते हैं। और ये कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन पॉलिटी में यूज होता है, और पॉलिटी के साथ कहाँ पे यूज होता है बोलो, एस्से में यूज होता है। एस्से में सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। कि मान लो कि रिलीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी भी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन लिखते हैं। और कोट याद करते जाना अभी से ही, जहां पर तुमको कोई कोट मिले तो वो कोट समझते हो, कहावतें, है ना, उस कहावत को याद करते जाना, अपने साथ साथ उसको लर्न करते जाना, इससे में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो ये कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन पॉलिटी में आपने सुना होगा, जैसे प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा, सर ने आपको लिखाया होगा, ठीक है ना। तो वो वाला चीज सब जो है वो सारा चीज आपका कहाँ पे यूज करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में इसके। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, एंड आई होप आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बहुत सारा पार्ट समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन क्या होता है भाई लोग बताओ, इंट्रोडक्शन कहते किसको है, व्हाट इज इंट्रोडक्शन। कीवर्ड्स को क्या करना, डिफाइन करना, इसको डिफाइन करना है कीवर्ड्स को, और कीवर्ड्स को डिफाइन करने के बाद क्या करना है, उसके बारे में फैक्ट लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, करंट अफेयर्स लिखना है, एक और क्या उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लिखना है, रिपोर्ट्स को लिखना है, आयरनी लिखना है, या फिर उससे रिलेटेड कोट्स लिखना है। 6 पॉइंट हो गया। अब आपको इंट्रोडक्शन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आया, ये 6 चीज सोचो, इसमें से जो चीज तुमको पता है उससे रिलेटेड फैक्ट पता है, फैक्ट लिख दो, उससे रिलेटेड कौन सा ये डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन लिख दो, जो पता है वो लिख दो, हो गया इंट्रोडक्शन। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, ये है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसमें कुछ भी नहीं है। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे बोलो, इंट्रोडक्शन के बाद कौन सा पार्ट करेंगे, बॉडी पार्ट करेंगे।
ठीक है, शुरुआत करते हैं हम लोग मुख्य भाग। और मैंने आपको बताया कि लगभग 70 to 80% आंसर जो लिखने होते हैं वो कहां पे लिखने होते हैं बोलो, बॉडी पार्ट। पहली बात। दूसरी बात, इसको हमेशा पॉइंट फॉर्म में लिखना होगा। कौन से फॉर्म में लिखना है बोलो, पॉइंट फॉर्म, हमेशा कोशिश करना है पॉइंट फॉर्म में लिखना। इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना होता है बोलो, इंट्रोडक्शन को पैराग्राफ फॉर्म में, बॉडी पार्ट को कैसे, पॉइंट फॉर्म में। और इसको लिखने का तरीका होता है, ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग सब हेडिंग्स लिखते हैं। सब हेडिंग्स जैसे किसी चीज के बारे में लिखना है तो उसको 3-4 पार्ट में बांट दो। आर्थिक, है ना, सामाजिक, कारण लिखना है मान लो तो कौन कौन से कारण लिखेंगे बोलो, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, है ना, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, है ना, ठीक है, अवसंरचनात्मक कारण, या बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो जब भी लिखना हो तो इसमें सबसे पहले सब हेडिंग्स बनाएंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सारे सब हेडिंग्स बनाएंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे। हर क्वेश्चन में सब हेडिंग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, मान लो कि क्वेश्चन में पूछा कि जल संसाधन के संकट के परिणामों की चर्चा करें, परिणाम की चर्चा करें। ठीक है, तो परिणाम कैसे कैसे हो सकते बोलो, आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, सामाजिक परिणाम हो सकते हैं, राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। तो आर्थिक परिणाम क्या होगा, जैसे जल संसाधन का संकट है तो पानी का दाम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि पानी लोग खरीद के पिएगा। ठीक है, पानी खरीदने का एक ही जगह होता था, रेलवे स्टेशन। एयरपोर्ट पे अपन जाते नहीं थे, ना वो बुलाता था ना हम लोग जाते थे, है ना, एयरपोर्ट पे अपन जाते नहीं थे। तो एयरपोर्ट के बारे में सोच ही नहीं था कि एयरपोर्ट नाम का भी कोई जगह होता है। वो तो लगता था कि अच्छा कोई बड़े लोगों का बात होता होगा, एयरपोर्ट मतलब हम लोग के बात की काम की चीज नहीं है। तो दिमाग की थिंकिंग मैक्सिमम कहां जाती थी, रेलवे स्टेशन। तो पानी बिकता एक ही जगह पे था, मैं सीरियसली बता रहा हूं, पानी एक ही जगह बिकता था, रेलवे स्टेशन पे। रेल नीर, रेलवे स्टेशन पे बिकता था रेल नीर। बिस्लेरी या किले और ये सब तरह के जल का कोई भी स्कोप ही नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे धीरे वो हो गया कि नहीं, पानी गंदा हो गया भाई, पानी को अब साफ करके पियो। तो सब घर में आरओ लग गया। अरे बोलो, घर में आरओ लगा। पुराना आदमी सबको देखो, वो कहियो आरओ का पानी नहीं पिया, एकदम टनाटन रहता है सब, है ना। जाके खेत में खेती कर रहा है पूरा। मेरे नाना जी हैं 98-97 साल के होंगे, बैठ के पेपर पढ़ते हैं, कल रोहित शर्मा इतना रन मार लो। ठीक है, बैठ के पूरा टीवी देखते हैं, एकदम पूरा मैच, समझे, जो अभी आप देख रहे थे, है ना। तो पूरा देखते हैं, उनको कोई समस्या नहीं है। 98 ईयर्स के हैं। बात समझ में आ रहा है, अरे हाँ या नहीं, है ना। अब अभी क्या हो गया, उसी आर्सेनिक वाला पानी से पी के मस्त रहता था, अभी के समय में आरओ वाला पानी पी रहा है, तब भी बीमार रहता है ना। मतलब क्या है, जल संसाधन में क्या हो गया, संकट हो गया। तो ये इसके कैसे कारण हो गए बोलो, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण हो गए कि अब जल का क्या हो गया बोलो, जल का क्या हो गया, पैकेजिंग हो गया, कॉस्टली हो गया। पहले जल जो था वो कैसा था, एक फ्री संसाधन था। सिमिलरली सामाजिक कारण क्या है, सामाजिक कारण पहले जैसे महिलाओं को जल, वाटर को कलेक्ट करने का काम किसका होता है, वाटर का पूरा क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट का काम किसका होता है, महिलाओं का। अरे हाँ या नहीं, वाटर मैनेजमेंट का काम किसका होता है, महिलाओं का।
तो इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? काम किसका बढ़ गया बोलो? महिलाओं का। काम किसका बढ़ गया? महिलाओं का। तो ये कैसा कारण हो गया बोलो? सामाजिक कारण। सिमिलरली राजनीतिक कारण। अब राजनीतिक कारण क्या है सो समझो। जैसे नदी जो है दो राज्यों से गुजर रहा है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद है, तो एक राज्य वाला क्या करेगा? उसका पानी रोक देगा, दोनों में राज्य में क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन हो, सांस्कृतिक कारण, तो नदी के किनारे क्या रहा है? हमेशा हमारी संस्कृति रही है कि नदी के किनारे ही क्या होता है? दाह संस्कार किया जाता है, नदी के किनारे घूमने जाते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं, है ना? अरे बोलो। तो इसके सांस्कृतिक कारण भी। तो कारण कई हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। आपको क्या सोचना है? हर क्वेश्चन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, पर्यावरणीय, जितने डायमेंशंस हैं इतने डायमेंशंस को सोचना है और अपने आंसर्स में उसको लिखना है, हर एक क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो वही मैंने बताया सब हेडिंग्स में क्या क्या हो सकता है। पॉलिसी लिख सकते हैं, स्कीम्स लिख सकते हैं, लॉ लिख सकते हैं, उसके प्रोडक्ट। एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन लिखना हो और उसके कोई भी क्वेश्चन लिखना हो और उसकी समस्या को लिखना हो, कोई भी क्वेश्चन, उसमें क्या क्या चैलेंजेज है, क्या क्या चुनौतियां हैं, उसको लिखना हो, तो हमेशा एक अप्रोच लगाएंगे। इस अप्रोच का नाम है पिट्स अप्रोच। ठीक है, अप्रोच का क्या नाम होगा बोलो? पिट्स अप्रोच। एक सिंपल बताता हूं मैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या करना है। कोई भी क्वेश्चन में समस्या बताना हो तो सबसे पहले पिट्स का मतलब क्या है? पॉलिसी, नीति खराब है। तुमको याद नहीं रखना है, कोई भी क्वेश्चन उठाओ उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्या होगा? नीति होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बोलेंगे नीति बना ही नहीं, ये गड़बड़ी है। अगर नीति बना है तो नीति अच्छा नहीं है। नीति कभी अच्छा होता है? वो तुम कितना भी अच्छा बना दो, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही। नीति को कितना भी अच्छा बना दो, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होगा ही। इसके लिए अच्छा होगा तो उसके लिए खराब होगा, उसके लिए खराब होगा तो इसके लिए अच्छा होगा। तो नीति में कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई चुनौतियां, कोई ना कोई समस्या रहती है। तो एकदम आंख बंद करके लिख देना, नीति जो है, नीतियों में समस्या है, एकदम आंख बंद करके। और अगर नीति बढ़िया बन भी गया, बन गया कि मान लो नीति बढ़िया बन गया, तो भ्रष्टाचार तो भारत में एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक विद्यमान है ना? टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार, टॉप टू बॉटम है। तो लिखेंगे नीति का क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होता है। नीतियों में किस चीज की समस्या बोलो? भ्रष्टाचार की समस्या है। एक पॉइंट हो गया ना? कोई भी क्वेश्चन का समस्या लिखना हो उसके बारे में क्या लिखो? नीति के बारे में लिखो। उसी तरीके से आई का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। भारत में हर जगह पे रोड खराब, गड्ढों में रोड, रोड में गड्ढे, है ना? रोड में भी गड्ढे हैं और बहुत सारे ऐसे जगह है जहां गड्ढों में क्या है? रोड है ना? इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। अरे बोलो, है ना? गलत बोल रहा हूं क्या मैं? यस सर। मैंने पूछा गलत बोल रहा हूं तो बोलता है यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। उसके बाद क्या? भारत में कुछ भी होगा, कोई काम होगा, एक मध्यस्थ बिचौलिया आ जाएगा। कोई काम करवाओ भारत में, जैसे ही तुम कोई काम स्टार्ट करोगे एक बिचौलिया आ जाएगा, है ना? जमीन बेचना है तुरंत, अच्छा जमीन बेचेगे हो तो रुका करा दीजिए, है कि नहीं? अरे बोलो, हर चीज में कौन आएगा? मध्यस्थ आ जाएगा। और मध्यस्थ क्या करता है? आपसे भी प्रॉफिट लेता है और जो बेच रहा है उससे भी प्रॉफिट लेता है। हर जगह पे मध्यस्थ आ जाएगा, है ना? उसके बाद क्या है? भारत में इनोवेशन, नवाचार का कमी है। नवाचार का कमी का मतलब क्या है सो समझो। नवाचार की कमी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं नौकरी का तैयारी करना है, बाबूजी कहेंगे ठीक है जाओ पैसा लो, आधा पेट खा के भी तुमको पैसा देंगे, जाओ नौकरी का तैयारी करो। तुम बोलो कि रिसर्च करना है, ई का होइ छै रिसर्च? चल बैठ यहाँ, चल खेती कर,
इनोवेशन, इनोवेशन क्या होता है? कहा कि नौकरी कब मिलेगा, तो बोला कि पते नहीं है, हम रिसर्च करेंगे। तो चलो छोड़ दे बेटा, ये काम मत कर तू, है ना, घरे रहो तुम, घरे रह के खेती करो, कम से कम पेट तो भर जाएगा, या कुछ और काम कर लो। तुम बोले कि इनोवेशन करना, इनोवेशन का क्या नहीं है हमारे पास? इकोसिस्टम नहीं है, वी डोंट हैव द इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशंस, है ही नहीं, इकोसिस्टम ही नहीं है, लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तुम मान लो कि किसी तरीके से रिसर्च करने भी लगे, किसी को जाकर बताए कि हम क्या हैं, साइंटिस्ट हैं, तो बोला कि अच्छा हमको उल्टा करके दिखाओ, है ना, अरे हाँ या नहीं, कहा कि उल्टा करके दिखा दो। इनोवेशंस का अभाव है, बहुत अभाव, इनोवेशंस का बहुत अभाव। हम लोग उस इनोवेशंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, निवेश नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बोलो? निवेश नहीं करते। किसी भी क्वेश्चन में आप लिख दोगे निवेश की कमी है, नवाचार की कमी है। 5 पॉइंट तो अभी हो गया, तुम लोग 5 पॉइंट खोजते हो ना आंसर में लिखने के लिए, 5 पॉइंट हो गया। देखो क्या, सबसे पहले क्या, पॉलिसी खराब है, हर जगह पे कौन है बोलो, मध्यस्थ हैं, हर जगह पे और क्या समस्या है बोलो, इनोवेशन की कमी है, हर जगह पे क्या है, निवेश का अभाव है, टी से तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, टी से तकनीक टेक्नोलॉजी का अभाव है, और एस से सिक्योरिटी का अभाव है, स्किल्स का अभाव है ना, क्षमताओं का अभाव। बना लिया, और इस अप्रोच को हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं, है ना। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखने देते हैं, ठीक है। आवाज भी बहुत सारा आ रहा है, और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पार्ट कैसे लिखना है। अभी बॉडी पार्ट का बहुत सारा सेक्शन और कंक्लूजन पार्ट बचा हुआ है। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया? कोई समस्या भी मन में, कोई क्वेश्चन प्लीज? क्या बोल रहे हैं? हम डलवा देंगे पीडीएफ। हाँ हाँ, क्लास बढ़ेगा, आप लोग का क्लास अभी हिस्ट्री की क्लास लग जाएगी, इसी वीक तक में लग जाएगी। मैं समस्या इससे रिलेटेड पूछूंगा, उसके बाद की समस्या पे ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, है ना। इधर से कुछ पूछ रहे थे? हाँ सर। हिस्ट्री की क्लास हम लोग, हिस्ट्री की क्लास अभी ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है, इधर ही ऐड करेंगे, इसी वीक में ऐड करेंगे, और इसके बाद करंट अफेयर्स की भी क्लास ऐड करेंगे। करंट अफेयर्स की एक क्लास हुई होगी आपको, हाँ, इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स की भी क्लास ऐड करेंगे। हाँ, करंट अफेयर्स सैटरडे के दिन जो है ना, करंट अफेयर्स और आंसर राइटिंग की क्लास करेंगे हम लोग, ठीक है। और कोई दूसरे क्वेश्चंस में भी कर सकते हैं, पॉलिटी में कर सकते हैं, इकोनॉमी में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, हर जगह पे फिगर का यूज करेंगे। जैसे मान लो कि बौद्ध धर्म का कौन कौन सा लोकेशन तुमको दिखाना है, तो इंडिया का मैप बना दिया, और जिस जिस जगह पे बौद्ध धर्म था उस जगह को लोकेट कर दिया, बिहार बना के, और उस जगह को लोकेट कर दिया। हाँ सर। हिस्ट्री बोल रहा हूँ मैंने, दूसरा सब्जेक्ट नहीं बोला है, हिस्ट्री ही बोला है मैंने। क्या बोल रहे हैं सर? करंट अफेयर सैटरडे को करेंगे अपन, या एक और दिन, 2 दिन करेंगे, और हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो आज आप लोग को समझ में आया कि कैसे आंसर्स लिखना है? अरे बोलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। आपको कुछ पूछना था सर? अच्छा, क्या बोल रहे हैं?